सभी शिक्षक भाइयों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के दूसरे पार्ट की। पहले पार्ट में हमने देखा था कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ इंग्लिश का, ठीक है, और उसके बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड में कौन कौन से वर्क्स इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या घटनाएं हुई, उसको हमने कवर किया था। ठीक, आज हम बात करेंगे एंग्लो सैक्सन के बाद यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी कि 1066 के बाद, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है और इसके बाद इंग्लिश की हिस्ट्री में, इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास में, लिटरेचर के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आता है, काफ़ी कुछ बदलता है, क्योंकि इसके बाद द मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉफरी चौसर का जन्म होता है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार झुकना नहीं है, कमर कस लीजिए, मेहनत करना है इस बार। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये आपको बताना नहीं है। आप खुद शिक्षक हैं, आप खुद सिखाते हैं बच्चों को। फिर भी मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताना चाहूँगा जो आपको थोड़ा सा और एनर्जेटिक रखेगा। ये चेहरा अगर आप पहचान सकें तो आप बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड हैं। इनका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ये वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे 12 सालों तक। द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट रहे। मैं आपको इनका नाम क्यों बता रहा हूँ? तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हैंडीकैप थे। ये हैंडीकैप थे, याद रखिएगा, हैंडीकैप्ड, ठीक है, डाउन द बॉटम। लेकिन फिर भी 12 साल तक अमेरिका जैसे इकोनॉमी के इतने बड़े, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसके प्रेसिडेंट रहे 12 साल तक। तो ये आसान बात नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, लोगों ने इसी धरती पर हमारे बीच रह करके, ये कोई परियों की कहानी नहीं है, बहुत कुछ करके दिखाया है जो लोगों को लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो अब आप ये जान लीजिए और मान लीजिए, क्योंकि मानने से ही आपको इस बात का एहसास होगा और ठानने से ही आपको जीत मिलेगा। चलिए देखते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आप जानते हैं कि 1066 में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है इंग्लिश लिटरेचर की, जब एंग्लो सैक्सन के जो किंग होते हैं हेरोल्ड गॉडविंसन को जो विलियम फर्स्ट हरा देते हैं। विलियम फर्स्ट को उपाधि मिलती है द कॉन्करर की। तो इसके बाद इनको कहा जाता है विलियम द कॉन्करर, ठीक है। बहुत ही बड़ी सेना लेकर के डची ऑफ नॉर्मेंडी से ये आते हैं और हेरोल्ड गॉडविंसन को हराते हैं और इंग्लैंड पर नॉर्मन्स का कब्जा हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है। तो ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको नहीं जानना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे और उन मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने के लायक हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये घटना आपको याद रखने की 1066 क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से हुआ क्या था, तो विलियम फर्स्ट को द कॉन्करर की उपाधि मिली थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने हेरोल्ड गॉडविंसन को हराया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी सीधे सीधे हम चौसर के बर्थ के बाद उन पर आ जाएंगे।
तो कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला तो एक बुक है, वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में अक्सर, ये नाम है डूम्सडे बुक, ठीक। हो सकता है आपने सुना भी हो और ज़रूर सुना होगा आपने इस बुक के बारे में। डूम्सडे बुक एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, रिकॉर्ड दिखाता है, ठीक है। ये बुक लिखी गई थी 1086 में, जिसमें एंग्लो नॉर्मन जो है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। सॉरी, ये एक सर्वे हुआ था, इसमें सर्वे का पूरा डिटेल दिया हुआ है, डेट वाइज, एक तरह से कह सकते हैं क्रोनोलॉजी है, ठीक, एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट वर्क, पहला डूम्सडे बुक आपको याद रखना है। दूसरा हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, ठीक है। ये वर्क है, ये भी मॉन्क है एक, जॉफरी, याद रखिएगा, ये जॉफरी चौसर नहीं है, वो दूसरे हैं, और ये जॉफरी दूसरे हैं। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं जॉफरी चौसर से, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे सीधे, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा जा चुका है और नेट में भी पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया किसका वर्क है, यही पूछता है क्वेश्चन, और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, चौसर का नाम देखते हैं तो चौसर पर टिक कर देते हैं, ठीक, जिससे गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा कि ये मॉन्क जेफरी थे, जेफरी चौसर नहीं थे, बस ये आपको याद रखना है। ये वर्क जो है लैटिन में था, बहुत सारे जो काम थे अभी लैटिन में ही हो रहे थे, ठीक है। लैटिन आपका चर्च की भाषा थी, चर्च में डोमिनेशन था लैटिन का, लेकिन जो वर्क होता था, यानी कि जो कोर्ट की भाषा थी, जैसे यहाँ पर कोर्ट की लैंग्वेज है अलग है, तो कोर्ट की लैंग्वेज जो थी वो थी आपकी फ्रेंच, क्योंकि लैटिन जो है वो रोमन लेकर के आए थे, फ्रेंच लेकर के आए थे ये नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन जो थे, तो नॉर्मन वहाँ पर राज कर रहे थे इस समय, इसलिए जो उनकी भाषा थी फ्रेंच, ये फ्रांस से ही आए थे। ये जानते रहिएगा कि एंग्लो नॉर्मन जो थे वो फ्रांस से ही आए थे, फ्रांस के डची नॉर्मेंडी से, तो इसलिए फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो कोर्ट में हावी थी, डोमिनेटेड थी। ओल्ड इंग्लिश अभी भी डेवलपिंग कंडीशन में था, जैसे एक बच्चा कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ था ये, तो बच्चे की स्थिति में था। तो ज़्यादातर वर्क जो हो रहे थे वो लैटिन में हो रहे थे। तो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया भी लैटिन में है, और किसका वर्क है, तो जेफरी मॉन्क जेफरी का वर्क है, इसको आप याद रखेंगे। और दूसरा एक और वर्क है जो फेमस है और कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, और मूलम, ये आपका टीजीटी की तरफ रुख करने वाले बच्चे जो भी हैं आप साथी, टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये ऑर्मिन इसके राइटर हैं, ठीक है, जिसमें जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि ये बाइबल के बारे में बताता है, क्रिश्चियन सभ्यता के बारे में बताता है, रिलीजन से जुड़ा हुआ रिलीजियस बुक है, ये रिलीजियस बुक है। और मूलम, जिसमें बाइबल का इंटरप्रिटेशन है, जो रूल्स रेगुलेशन है जीसस क्राइस्ट के बारे में दिया गया है, उनके प्रीचेज उपदेश के बारे में दिया हुआ है आर्मुलम में, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद एक वर्क है कर्सर मुंडी, कर्सर मुंडी, ये
हिस्टोरिकल वर्क है और एनोनिमस है। ये आप याद रखिएगा, हिस्टोरिकल वर्क है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उस समय और क्या थीम था, क्या हो रहा था, उससे रिलेटेड ये वर्क है और उस पर प्रकाश डालता है। एंग्लो नॉर्मल जो काल था उस, तो एंग्लो नॉर्मन का मैंने ये 1066 से स्टार्ट होता है। ये अभी हम बिफोर चौसर ही पढ़ रहे हैं। 1340 में चौसर का जन्म होता है, तो तब तक ये समझ लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। कर्सर मुंडी आपका ये वर्क आप याद रखेंगे, ऑर्मुलम याद रखेंगे, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया याद रखेंगे इस एज में। उसके बाद आपको याद रखना है बहुत ही फेमस वर्क है एक, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पूछा जाता है। एनोनिमस वर्क है, ऐसा नहीं है कि इसके राइटर का नाम दिया हुआ है, एनोनिमस वर्क है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। द आउल एंड नाइटिंगेल, द आउल एंड नाइटिंगेल, ठीक। द आउल एंड नाइटिंगेल, ये आपका डिडैक्टिक पोइट्री का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल भी है, ये भी याद रखिएगा। डिडैक्टिक पोइट्री, सॉरी, डिडैक्टिक पोइट्री का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आउल एंड नाइटिंगेल। तो ये वर्क है। और दूसरा चीज़ इसके बारे में ये है कि ये एनोनिमस है, राइटर का जो नाम है वो पता नहीं है, तो ये एनोनिमस वर्क है, ठीक, एनोनिमस वर्क है। इसके बाद आपको याद रखना है द आउल एंड नाइटिंगेल के बाद, आउल एंड नाइटिंगेल के बाद आपको याद रखना है एंक्रिन रिले। एंक्रिन रिले, एंक्रिन रिले जो है वो 3 लेडीज़ के द्वारा लिखा गया। ये रिलीजियस लेडीज़ थी, मतलब कि एक तरह से भिक्षुड़ी कह लीजिए, उन लोगों ने लिखा है एंक्रिन रिले को। और ये जाहिर सी बात है रिलीजियस वर्क है। कैसा वर्क है? तो रिलीजियस वर्क है, ठीक। इसके बाद आपको रखना है याद सबसे फेमस जो हिस्ट्री में आपका कहा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ चार्टर ऑफ लिबर्टी था, मैग्ना कार्टा। और इसका पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा लिबरेटम। मैग्ना कार्टा लिबरेटम इसका पूरा नाम है, तो इसको आपको याद रखना है। ये कहा जाता है कि चार्टर ऑफ लिबर्टी था, इसको क्या कहा जाता है? चार्टर ऑफ लिबर्टी, चार्टर ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, ठीक। इसी समय यूनिवर्सिटी की भी स्थापना होती है। ये क्या है यार, सॉरी, चार्टर ऑफ लिबर्टी की स्थापना हो गई। यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है इस समय। यूनिवर्सिटी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1230 के आसपास, 1230 के आसपास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, ठीक है, एक चार्टर के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब कोई मेजर इंसिडेंट नहीं है, अब सीधे हम आ जाते हैं 1340 में, तो जहाँ जॉफ्री चौसर का जन्म होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मिडिल इंग्लिश जो था, मिडिल इंग्लिश में हम प्रवेश कर चुके हैं एक तरह से। तो मिडिल इंग्लिश के जो पार्ट हैं एक तरह से, पहला है बिफोर चौसर, बिफोर चौसर जो आपने अभी देखा है 1066 से 1340 तक था। दूसरा है आपका एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर, ये आपका
1340 से 1400 तक है। ठीक, इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। और एक चीज़ और, इसका एक और नाम है एज ऑफ टर्बुलेंस, ये भी आप याद रखिएगा, एज ऑफ टर्बुलेंस। 2016 के पीजीटी के पेपर में या ऐसे कुछ पेपर में पूछा गया है एज ऑफ टर्बुलेंस के बारे में, क्योंकि सीधे नाम नहीं देगा, एज ऑफ चौसर कहेगा तो आप जान जाएंगे, तो इसलिए दूसरा नाम देगा, एज ऑफ टर्बुलेंस या एज ऑफ ट्रांजिशन पूछेगा, जो कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। तो याद रखेंगे 1340 से 1400 के बीच में इसको रखा गया है, और 1400 से लेकर के 1550 तक ये रखा गया है आफ्टर चौसर, आफ्टर चौसर एज। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें मिडिल इंग्लिश की, तो मिडिल इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होती है, मिडिल इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है 1066 से और एंडिंग होती है 1550 तक। तो अगर पूछे कि मिडिल इंग्लिश का एज क्या था, तो मिडिल एज आपका है 1066 से, टाइम पीरियड की बात करें तो 1550 तक। 1340 में जब चौसर का जन्म होता है, वहाँ से, क्योंकि ये हर तरह से सक्षम थे और इन्होंने 3 राजाओं का, 3 किंग्स या फिर मोनार्क कह लीजिए, इनका शासन देखा इन्होंने। ठीक, पैदा हुए किसी और के काल में और इन्होंने काम किया किसी और के काल में और मरे किसी और के काल में। ये बहुत ज़्यादा इनके साथ अच्छा इंसिडेंट हुआ है, इसलिए इनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। इनको कहा जाता है कि इन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे फ्रेंच भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे और इंग्लिश भी जानते थे। ठीक, पैदा होते हैं ये एडवर्ड सेकंड के समय, उस समय एडवर्ड सेकंड का काल होता है जब ये पैदा होते हैं, यानी कि बॉर्न ड्यूरिंग एडवर्ड सेकंड। एंड जो लाइफ होती है, जो वर्क होता है इनका मैक्सिमम, वो रिचर्ड सेकंड के टाइम में इनका जो वर्क होता है इम्पोर्टेंट वो होता है। और जब ये मरते हैं तो उस समय हेनरी 4th आ जाते हैं, हेनरी 4th के टाइम ये मर जाते हैं। तो इस तरह से इनका 3 राजाओं के शासनकाल में लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन बीतता है। चौसर का बहुत ही फेमस वर्क है कंटेम्पररी टेल, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जॉफ्री चौसर, ठीक है, जॉफ्री चौसर, ये 1340 में पैदा होते हैं और 1340 से लेकर के 1400 तक इनका एज कहा जाता है। इनके अगर फर्स्ट वर्क की बात करते हैं हम, फर्स्ट वर्क, पहले काम की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्क जो है इनका हाउस ऑफ फेम है। फर्स्ट वर्क जो इनका है वो है हाउस ऑफ फेम। इसका नेचर आपको याद रखना है कि इसका नेचर क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका नेचर है ड्रीम रोमांस, हाउस ऑफ फेम। लेकिन टीजीटी के लिए तो यही बहुत है कि हाउस ऑफ फेम आप ये जान दी। चौसर का फर्स्ट वर्क जो है जॉफ्री चौसर का, वो कौन सा है, तो हाउस ऑफ फेम है। इसका जो नेचर है वो है ड्रीम रोमांस, ड्रीम रोमांस इसका नेचर है। ये आपका फर्स्ट वर्क है जॉफ्री चौसर का। उसके बाद और भी इनके वर्क हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। और फिर आपका एक और फेमस वर्क है ट्रॉलियस। हाँ देखिए, ट्रॉलियस एंड क्रिसीड। ट्रॉलियस एंड क्रिसीड से ही ट्रॉलियस एंड क्रिसीडा जो
शेक्सपियर, जो ड्रामेबाज शेक्सपियर हैं हमारे, उन्होंने वर्क लिखा है, तो ये स्रोत रहा है, इसी से इंस्पायर होकर के ये आपका वर्क है। चौसर की बात करें तो ट्रोलियस एंड क्रेसीड नाम है, क्रेसीड, ट्रोलियस एंड क्रेसीड, ठीक। और ये कह सकते हैं कि इसको ये कहा गया है कि ये फर्स्ट नावल इन, ये कहा गया है कि ये जो है ट्रोलियस एंड क्रेसीड जो है फर्स्ट नावल इन वर्स, ये इनका फर्स्ट नॉवेल इन वर्स कहा गया है। ट्रोलियस एंड क्रेसीड को ये वर्स में लिखा गया है, पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है इनका द लीजेंड ऑफ गुड वुमन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी जेफरी चौसर का बहुत ही फेमस वर्क है। तो इनको आपको याद रखना है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक। काफ़ी काम किया है इन्होंने। कंटेम्परेरी टेल्स के बारे में डिटेल में आप पढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वर्क्स हैं, जो इनकी जो काम हुए हैं, उनके आधार पर इनको बहुत सारी उपाधियाँ दी गई हैं, ठीक है। इनके कई सारे नाम हैं एक तरह से, जिसमें से सबसे पहला तो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओह सॉरी, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अभी जाएंगे, ठीक। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है इनको, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। फिर आपका मॉर्निंग स्टार ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। तो ये कई सारी उपाधियां हैं, इसी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चौसर से आपका वर्क से क्वेश्चन आएगा कि इनके कौन कौन से वर्क हैं, फिर उपाधियों से क्वेश्चन आएगा, 2 ही 3 जगह से क्वेश्चन आएगा। पहला तो आपका वर्क से क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा आपका उपाधियों से, और तीसरा कंटेम्परेरी टेल से। इसलिए मैंने तीनों को सीक्वेंस में आपको बता दिया है, तीनों को नहीं, मतलब कंटेम्परेरी टेल्स को हम डिस्कस करने चल रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चौसर जो है, जेफरी चौसर, चौसर का जो सर नेम है, ठीक है, चौसर, ये जो सर नेम है ये ड्राइव्ड हुआ है आपका उनके प्रोफेशन से लेकर के, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो आपका लेदर मर्चेंट थे, एक तरह से शू मेकर थे। तो जो फैमिली नेम इनका बन गया चौसर, चौसर, ठीक है, वहाँ से ये वर्ड है चौसर बन निकला हुआ है। और चौसर का मतलब होता है, चौसर का मतलब होता है शू मेकर, शू मेकर, जूता बनाने वाला। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक तरह से कह सकते हैं। तो बात करते हैं अब कंटेम्परेरी टेल्स, जो कि एक तरह से लैंडमार्क है इंग्लिश हिस्ट्री में, और जेफरी चौसर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको मिस नहीं कर सकते हैं, कंटेम्परेरी टेल्स। तो कंटेम्परेरी टेल जिसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में आपका कहा गया है, टी.एस. इलियट ने कहा है कि ये जो है ड्राइडेन ने कहा है, ड्राइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था कैरेक्टराइजेशन को लेकर के,
कैरेक्टराइजेशन को लेकर के कहा था ड्राइडन ने कि कंटेम्परेरी टेल्स जो है, हियर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी, मतलब कि बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। कैरेक्टराइजेशन के बारे में कहा था ड्राइडन ने। ड्राइडन को कहा जाता है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करते हैं, और आलोचना का कतई ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ बुराइयां बताना, अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं हम कंटेम्परेरी टेल्स की, क्योंकि उसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है। कंटेम्परेरी टेल्स जो है, इसमें अगर बात करें कैरेक्टर्स की तो पिलग्रिम्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, और बना भी है कई बार, कि हाउ मेनी पिलग्रिम्स वेयर देयर इन कंटेम्परेरी टेल्स। तो पहला एक तो पोएट होते हैं, ठीक, और 29 पिलग्रिम्स होते हैं अदर, ठीक। तो टोटल मिला करके 30 पिलग्रिम्स होते हैं, ठीक। और जहाँ ये लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर रुकते हैं, वो एक इन होती है, यानी कि सराय होती है, जिसका नाम है टैवर्ड इन। टैवर्ड इन, ये एक सराय का नाम है जिसको आपको जानना है, जिसके मालिक हैं सैमुअल बेकेट, ये उसके मालिक हैं, ठीक। जो स्टोरीज हैं, ये जो पिलग्रिम्स हैं वो जाते हैं तो सबको 2-2 कहानियाँ सुनानी होती हैं, इस हिसाब से प्लान होता है, ठीक है। 2 कहानियाँ आते वक्त, जैसे वो जा रहे हैं सेंट थॉमस की श्राइन पर, ठीक, तो जाते वक्त भी 2 कहानी और आते वक्त भी 2 कहानी सुनाना रहता है। तो 30x4 अगर स्टोरीज़ की बात की जाए तो 120 स्टोरीज़ की प्लानिंग थी, ठीक। लेकिन हैं कितनी? तो 24 ही हैं, इसलिए कहा था कि इसको अनफिनिश्ड है। टोटल ये जो प्लान किया गया था उस हिसाब से बनाया नहीं जा सका है, कंप्लीट नहीं किया जा सका है। 120 कहानियों की प्लानिंग थी, लेकिन 24 ही अवेलेबल है, ये याद रखिएगा। अब जो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला फर्स्ट स्टोरी कौन सी है, या फिर फर्स्ट टेल कौन सा है, पहली कहानी कौन सी है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बना है फर्स्ट टेल के बारे में। तो पहला जो टेल है वो नाइट्स टेल है, ठीक है, नाइट्स टेल है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि कितने जो स्टोरीज हैं वो वर्स में हैं। तो टेल्स इन वर्स 2 हैं। अगर बात किया जाए कि कितने जो टेल्स हैं वो वर्स में हैं, तो 2 हैं, जिसमें से पहला है आपका पार्सन टेल, ठीक है, सॉरी 24 में से 2 जो वर्स हैं वो प्रोज में हैं। तो टेल इन वर्स कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। 22 जो है वो वर्स में है, और प्रोज में जो है वो पूछा जाता है टेल्स इन प्रोज। तो 2 हैं, जिसमें से पहला है आपका पार्सन टेल, ठीक, पार्सन्स टेल, और मेलबीज टेल। ये 2 प्रोज में है, क्योंकि सारे वर्स में हैं इसलिए वर्स वाला नहीं पूछता है, 2 ही प्रोज में है तो प्रोज वाला पूछता है कि कौन कितने प्रोज हैं। ये पूछ सकता है कि कितने प्रोज टेल हैं, तो 2 प्रोज टेल हैं। और कौन कौन से हैं? तो पार्सन और मेलबी टेल 2 प्रोज टेल हैं। पहला पूछा है, कई बार पूछा गया है कि पहला टेल कौन सा है, तो नाइट टेल है, ठीक। ये इतनी चीज़ें हैं, मैं आपको पूरी कंटेम्परेरी टेल्स की
ये चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। 17,000 लाइन्स हैं, इसको आपको जानने का कोई वो नहीं है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मेन क्रक्स जो है, इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिया है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। कंट्रोवर्सी टेल्स की बात करें तो इस पर जो कमेंट है ड्राइडन का, वो आता है कि हियर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी। ये किसने कहा है कंट्रोवर्सी टेल्स के बारे में? तो ड्राइडन ने कहा है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसके बेस पर कहा है, किसके बारे में कहा है कंट्रोवर्सी टेल्स, किस एस्पेक्ट को इसमें देखा गया है, तो कैरेक्टराइजेशन को देखा गया है। ये भी कह सकते हैं, पूछा जा सकता है कि ड्राइडन ने किसके लिए कहा है, किसके पर कहा है कि हियर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी। तो ये कंट्रोवर्सी टेल्स के ऊपर है, उसके कैरेक्टराइजेशन के ऊपर है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद सीधे पिलग्रिम से क्वेश्चन बनता है और उपाधि से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि उपाधियाँ कौन कौन सी थी और उनके फेमस वर्क कौन से हैं, पहला कौन सा वर्क है, और फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी टेल जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हमने डिटेल में देख लिया कि उसके पिलग्रिम से क्वेश्चन आता है, टेल से क्वेश्चन आता है, बस और कुछ नहीं है। अब इसके बाद इसमें बस थोड़ा सा और जानकारी हमको रखना है कि जो समकालीन वर्क्स हैं राइटर्स के, उनको हम देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो राइटर हैं वो उनके साथ समकालीन रहे हैं, कौन सी घटना हुई है। तो एक घटना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वेरी इम्पोर्टेंट, एक तरह से कर लीजिए वेरी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जो प्लेग फैल गया था वहाँ उस समय, ये इन्हीं के शासनकाल में फैला था। तो प्लेग जो है उसको कहा जाता था ब्लैक डेथ। ये वैसे तो उस समय फैला था 1348 या 49 के बीच में, 1348 से 49 के बीच में, लेकिन उसके बाद ये फिर से वापस आ गया था 62 या 67 और 70 के आसपास। तो ब्लैक डेथ जो है, प्लेग जो है, महामारी एक तरह से थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, प्रकोप रहा एक तरह से कह सकते हैं, जिसकी वजह से भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, इन सब चीज़ों का वहाँ पर हो गया प्रसार। और दूसरा इंसिडेंट है, पहला तो ब्लैक डेथ हो गया, दूसरा आपका है किसान विद्रोह, पीजेंट्स रेवलरी या रिबेलियन। ठीक, ये आपका 81 में होता है, 1381। ये दो इंसिडेंट हैं। इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है, पीजेंट्स रिबेलियन कब हुआ, या फिर ब्लैक डेथ क्या है, किसे समझते हैं, कब हुआ था। तो 1348 से 49 ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो कंटेम्प्ररी राइटर थे, कंटेम्प्ररी राइटर, जो कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन एक तरह से कह सकते हैं, जो उनके साथ में हुए, तो दो ही नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो पूछे जाते हैं। पहला है विलियम लैंगलैंड का, विलियम लैंगलैंड, और दूसरा है जॉन गोवर का। तो विलियम लैंगलैंड है। विलियम लैंगलैंड का एक फेमस वर्क है जो कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, पियर्स प्लोमैन। ये आपको याद रखना है, पियर्स प्लोमैन इन्हीं की रचना है, विलियम लैंगलैंड की। ये इनके समकालीन थे, जेफरी चौसर के। और दूसरे हैं जॉन गोवर, जॉन गोवर। इनकी कुछ वर्क हैं, जिसमें आपका पहला है आवर मोरल गोवर, सॉरी आवर मोरल गोवर। ये तो चौसर उनको उपाधि दिए थे या फिर नाम दिए थे। चौसर जो है इनको कहते थे आवर मोरल गोवर, ये इनका चौसर के द्वारा दिया गया उपाधि है। वर्क्स की बात करें तो वर्क्स में सबसे पहले है तो वॉक्स क्लेमेंटिस। इनके जो वर्क हैं वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेंगे। वॉक्स क्लेमेंटिस है,
स्पेकुलम अमेंटिस है, स्पेकुलम मेडिटेंटिस, स्पेकुलम मेडिटेंटिस है, और कन्फेसियो अमेंटिस है, कन्फेसियो अमांटिस। ठीक, ये याद रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वॉक्स क्लेमेंटिस है ये आपका लैटिन में है, लेकिन जो स्पेकुलम अमांटिस है ये फ्रेंच में है, और जो कन्फेसियो अमांटिस है वो इंग्लिश में है। ये तीनों 3 भाषाओं में है, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि वॉक्स क्लेमेंटिस, स्पेकुलम मेडिटेंटिस और कन्फेसियो अमांटिस, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ये समकालीन राइटर्स थे, और इंसिडेंट भी हमने पढ़ लिए। चौसर के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी, उनकी उपाधियाँ हुई और वर्क हो गए, उनको पढ़ लिया हमने। और जो थे आपका बिफोर चौसर इंसिडेंट थे, वर्क थे, वो भी हमने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, किसी का भी सिलेक्शन छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।